everyone, welcome back to my channel Social Science Stories. This is Tanvi Sachan और आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 12 का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। फॉर एग्जांपल उसमें सिक्योरिटी काउंसिल हमने पढ़ा था एंड रोल रिफॉर्म्स क्या मांगे गए थे यूएन के अंदर। ही जो दो रिफॉर्म्स थे वो आपको मुझे बताना है कि आपको कितना याद है। तो आपकी प्रायर नॉलेज को चेक करते करते आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन से दो प्रोमिनेंट रिफॉर्म्स मांगे गए हैं यूएन के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो मेजर 5 परमानेंट मेंबर्स थे यूएन में, उनका कितना डोमिनेंस है, उनकी कितनी ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी से हम रेफर करेंगे उनके पास कितनी पावर कॉन्सेंट्रेट है उनके हैंड्स में। बट इंडिया और अदर कंट्रीज का भी कुछ टेकअप होगा, कुछ रोल होगा। तो हम पर्टिकुलरली अपनी कंट्री, अपने प्यारे और महान देश के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में। देखिए इंडिया ने हमेशा से सपोर्ट करा है, लाइक इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ यूएन, कि मतलब यूएन में जितने भी बदलाव आ रहे थे या आने की जरूरत थी, तो इंडिया ने हमेशा उसको प्रमोट करा है, उसको सपोर्ट करा है हर सिचुएशन पे। बट एक इंडिया भी देखिए उस टाइम से 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो उस टाइम से लेके आज के वक्त में इंडिया भी बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ है, बहुत ग्रो करा है। इंडिया की इकोनॉमी टॉप 10 में आती है, लार्जली 5th वर्ल्ड इकोनॉमी है। तो कुछ तो हमारे पास भी इतनी पावर्स रही होंगी कि हम जो उसका सिक्योरिटी काउंसिल जो P5 है उसमें हम परमानेंट मेंबर की सीट एक्वायर कर सके। तो इंडिया का क्या मेजर कंसर्न है वो जानते हैं। इंडिया की मेजर डिमांड जो रही है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज बीन रिमेन स्टैटिक while the UN General Assembly membership has expanded largely। तो यहाँ पे हमें देखिए ये समझने की जरूरत है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कॉम्पोजिशन है, कि हाँ भाई P5 जो है परमानेंट जो मेंबर्स रहेंगे वो 5 ही हैं। 5 आप जानते हैं कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं। पर जो उसकी जनरल असेंबली है, पहले उसमें 6 मेंबर्स होते थे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, बट उसको लेटर ऑन उसमें भी एक्सपेंड आया, उसको बढ़ा के 10 कर दिए गए। तो टोटल अभी जो असेंबली है यूएन की, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट है, वो हो गए 15। पहले 11 हुआ करते थे। तो इंडिया का ये कंसर्न है यहाँ पे देखना है कि जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनको तो आपने 10 कर दिया, व्हाई देयर इज नॉट अ चेंज इन द परमानेंट मेंबर्स, देयर शुड हैव बीन अ चेंज आल्सो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज व्हिच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग। तो उनका ये कंसर्न है। फॉर एग्जांपल इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत अच्छे डेवलप्ड हो रही है, और भी बहुत सारी वर्ल्ड में कंट्रीज है जो कि बहुत अच्छे मतलब एरिया में पहुंच चुकी है, अपना एक उन्होंने स्थान बना लिया है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो उनका क्या रोल है, क्यों वो 5 कंट्रीज ही डोमिनेट करती है। अब देखिए आपको एक बार छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमने 1 वोट और 1 वैल्यू करा हुआ है, कि हर जो भी 18 साल से ऊपर है, हमने यहाँ पे क्राइटेरिया बना रखा है ना, कि अगर आप इतना फंड देंगे यूएन में, अगर आप इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप P5 बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने भी 1 वोट 1 वैल्यू बना रखा है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर एक फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, उसमें जो फादर है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, वही एज अ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे पूरी फैमिली के लिए। तो आप सबको भी रहेगा कि हमारा तो कोई उसमें वही नहीं है, रोल ही नहीं है, हम किस चीज पे टेकअप करें, हमारा क्या मतलब, हम किस तरीके से अपनी बात रखें। तो सेम वही प्रॉब्लम है कि 1945 में जब ये यूएन स्टैब्लिश हुआ था, तब भी वही सेम P5 थे, आज भी सेम वही P5 है। जो अदर कंट्रीज हैं जिनका डेवलपमेंट हो रही है और जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए हैं, तो वो तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं ना अपनी कंट्री के, वर्ल्ड में एक तरीके से अपनी जगह नहीं बना पा रहे, क्योंकि यूएन में इनकी ऑटोनॉमी मींस एक पावर, एक दबदबा है। तो इंडिया का ये बहुत ज्यादा मेन रीजन रहा है, और इंडिया ये भी मानता है दैट इंडिया कंसीडर्स दैट दिस हैज हार्म्ड द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, देखिए आपका सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स है, उनका रोल है कि आपको वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है। पर सिर्फ 5 कंट्रीज वर्ल्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हैं।
अब आप देखिए जब यूएन बना था तब उसकी फाउंडिंग कंट्रीज जो थी वो 51 थी। नाउ देयर इज अ क्विज अगेन कि आप मुझे बताएंगे जो 51 कंट्री थी जिसने लेटेस्टली ज्वाइन करा था जब फाउंडेशन ऑफ यूएन हो रही थी, वो कौन थी? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आपको आंसर पता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि 51st कंट्री यूएन में जब ज्वाइन कर रही थी उसका नाम बताइए। तो ऑप्शंस इस बार आपके बोर्ड में काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, पर इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस डालती रहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो कि हम कभी कभार बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम स्किप कर देते हैं कि ये इतना ये मतलब वो नहीं है, इतना ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की, बट ऐसा नहीं है। ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, यही आपके नंबर खींचते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो कैसे अलार्म मतलब हार्म कर सकता है, हाउ दैट देयर इज अ हार्म इन सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज जो यूएन था उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल थी दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि वो रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड को। बट हाउ कम ओनली 5 members, like 5 countries are only representing the whole world since back then when it was established in 1945? तो ये वाला कंसर्न बहुत प्रोमिनेंट है इंडिया की तरफ से। इंडिया का भी भाई देखो रोल है, ऐसा नहीं है कि इंडिया भी आजकल बहुत तरक्की कर चुका है, तो इंडिया भी अपनी बात रख रहा है और ऐसे मेजर कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं यूएन में। तो ये प्रॉब्लम है कि देखो 2 साल के बाद जो यूएन की जनरल असेंबली है उसमें 2 साल के लिए नॉन परमानेंट इलेक्ट होते हैं और वो 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं। तो मतलब 2 साल बहुत छोटा पीरियड ऑफ टाइम बताया है अपनी बात रखने के लिए। और ऐसे भी केसेस हैं, ऐसी भी कंट्रीज है जिनको अभी तक टाइम ही नहीं आया इलेक्ट होने का कि वो एटलीस्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स में तो आए। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट है इस चीज में। तो एक चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि हमें पता है इस जनरल असेंबली में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट और परमानेंट को हटा के जो मेंबर कंट्रीज है ना यूएन की, वो तो हमें पता है कि वो कितनी है, 193 कंट्रीज है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि यूएन में जब आप जनरल असेंबली को एक्सपेंड कर सकते हो, जनरल एक्सपेंड जो असेंबली है वो एक्सपेंड हो गई लार्जली कि आपने 51 से 193 वर्ल्ड की कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज उसमें इंक्लूड कर ली। मतलब देखिए 51 से 193 कितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पर। बट सिक्योरिटी काउंसिल में वही 5 कंट्रीज हैं जो कि परमानेंट सीट पर हैं और 10 कंट्रीज में भी आपने एक्सपेंड कर दिया जो कि 6 से 10 हो गई, इन टोटल 15 कंट्रीज। पर आप ये देखिए जो ये वाला पार्ट है ना 5 कंट्रीज का, जो परमानेंट कंट्रीज वाला पार्ट है वो स्टेशनरी है, स्टैटिक है। तो एक ये इंडिया का ही नहीं और कंट्रीज का भी जो आज के टाइम पे उभर के आ रही हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है, उनका भी ये बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है कि सिर्फ इन 5 कंट्रीज की ऑटोनॉमी इतनी ज्यादा क्यों स्ट्रॉन्ग है कि मतलब सारा कंट्रोल वो मानते हैं कि इन्हीं के पास है। ठीक है, ऑब्वियसली इनके पास वीटो पावर है, तो दूसरी जो कंट्रीज है उनको हमेशा खतरा रहता है कि यार ये हमें ना हम मतलब हमेशा हमारे अगेंस्ट ही जाने वाले, कभी हमारे सपोर्ट नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना का है, चाइना और इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, तो इंडिया और चाइना में हमेशा अपने कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कि हाँ ये हमारे अगेंस्ट वीटो कर देगा और हम जा नहीं पाएंगे यूएन के परमानेंट मेंबर सीट्स बनने में। तो ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। नाउ द नेक्स्ट इज India also argues that an expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community। देखिए ये सच बात है कि अगर आप इसमें भी ये जो 5 कंट्रीज वाला है अगर आप इसमें भी एक्सपेंड करते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल में, तो जो पूरे यूएन का जो फॉर्मेशन है, जो पूरा फॉर्मेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन का है, उसमें जो अदर कम्युनिटी इन द सेंस जो अदर कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा देखिए विश्वास होगा कि हाँ ये सबको उतना इक्वल चांस दे रहे, इक्वालिटी की बात हो रही है कि मतलब सबको इक्वली चांस मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे इक्वालिटी ही मिसिंग है, जो कि इतने ज्यादा इनके एसडीजी गोल्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स तो एसडीजी गोल्स बनाते रहते हैं और उन बहुत सारी जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठा ही नहीं है। कौन बताएगा कि हमारी पर्टिकुलरली कंट्रीज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो इसमें क्यों एक्सपेंड नहीं आ रहा है, इसमें क्यों चेंज नहीं आ रहा है। सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब सिक्योरिटी काउंसिल हम ये भी मानते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है सिक्योरिटी काउंसिल को, अगर यूएन का जो अभी इतना बड़ा फॉर्मेशन और इतनी ज्यादा जो मोनोपोली है वर्ल्ड में कि हाँ यूएन यूएन हर चीज में यूएन को हम बोलते हैं,
वो और इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे बन सकता है कि और मतलब और अपने चरम सीमा में पहुंचे, वो कैसे हो सकता है जब उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, किसका? इंटरनेशनल कम्युनिटी का। इंटरनेशनल कम्युनिटीज कौन सी हैं? वो कंट्रीज जो कि उसका परमानेंट मेंबर्स नहीं है। तो इसमें अगेन सेम थिंग इज रिपीटिंग कि आपको अपनी सिक्योरिटी काउंसिल भी एक्सपेंड करनी चाहिए। यही मेजर कंसर्न है कि जब तक वो एक्सपेंड नहीं होगी, जो सेम लोगों के मन में प्रॉब्लम्स है ना कि हमें इतना विश्वास नहीं है यूएन पे, यूएन करता क्या है, इन 5 लोगों की तो बातें सुनता है, ये यहाँ पे बड़बोले बन के बैठ जाते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है। तो ये वाले जो हमारे अंदर मिथ हो या मिथ कह लो, या हमारे अंदर थोड़े से डिलेमा है कि हमारे लिए करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमें किसका सपोर्ट चाहिए? हमें चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट। और वो तभी आएगा जब जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक्सपेंड होगी। तो आप समझिए कि कैसे कैसे रिफॉर्म्स में डिमांड करी गई है इंडिया की तरफ से। इंडिया भी देखिए बहुत ज्यादा इमर्जिंग कंट्री बन चुका है, तो इंडिया भी एक स्टैंड लेता है। ऐसा नहीं है कि कहीं लड्डू बट रहे हैं तो चले जाओ, ऐसा नहीं। आपका भी एक स्टैंड होना चाहिए कहीं पर कि क्या आपकी क्या राय है यूएन में। तो इंडिया की ये राय आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि यूएन में इंडिया का क्या रोल है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को इलैबोरेट करके लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में मैं नोट्स शेयर करूंगी, तो इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्रॉपरली आपको नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। ये बुलेटिन पॉइंट्स में मैं समझाने के लिए लिखती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है लोग बहुत ट्रैवल करते हुए सुनते हैं, ठीक है, बच्चे इस तरीके से भी बहुत सुनते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो ठीक है, आपको अब हमें पढ़ने की या हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे किन बेसिस पे, मतलब ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो इंडिया क्लेम करता है कि वो यूएन का परमानेंट मेंबर, मतलब परमानेंट मेंबर बन सकता है। अब देखिए, इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर की, इंडिया के पास ऐसा क्या है जो वो इतना स्टैब्लिश है या उस क्राइटेरिया में आता है जो कि यूएन के परमानेंट मेंबर में फिक्स हो सकता है, मतलब बैठ सकता है। तो इंडिया इज सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो कि वर्ल्ड में 1/5 अपनी पॉपुलेशन शेयर करती है। India is also world largest democracy. Obviously आपको पता होगा that India is a world largest democracy. India पे मतलब as there is a population large in number, तो हमारे पास कितने अलग अलग धर्मों के, कम्युनिटी, एथनिक्स वगैरह के लोग रहते हैं इंडिया में। तो कैसे वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और अच्छी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है इंडिया की। इंडिया हैज ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंडीशंस, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments. तो देखिए, माना कि जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स है उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है बिकॉज वो अभी तक परमानेंट नहीं है, बट ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस 1945 से अभी तक, ऐसा नहीं कि शुरू में इंडिया की इकोनॉमी शुरू से ही बहुत अच्छी है, अभी तक हमने तब से लेके अभी तक हमें जितना कंट्रीब्यूशन हमसे डिमांड करा गया है, हमने उतना कंट्रीब्यूशन हमेशा यूएन में दिया है। और हम कभी भी फिल्टर्ड नहीं हुए अपनी पेमेंट को दे, मतलब हम कभी पीछे नहीं हटे, ना हमने कभी रोकी है अपनी पेमेंट यूएन से। जो भी हालात रहे हो, कोविड का टाइम, जैसा भी टाइम रहा हो, इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन समय समय पर दिया है। तो इंडिया पूरा उन क्राइटेरिया पे उतरता है जो कि P5 में मतलब +1 होने के लिए मांगे गए हैं। अब आपको एक चीज देखिए याद करने की जरूरत है कि आप जो पेपर लिखते हैं ना, माना कि उसमें 60% ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, बट स्टिल वहां पे 30-40% आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ फैक्ट्स रट लिए हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है बोर्ड में, क्योंकि जब आप फैक्ट्स पढ़ते हैं ना तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। बट अगर आपको उस चैप्टर का, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो डिस्क्रिप्टिव जो 5-6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉब्लम हो सकती है आपको लिखने में। तो आप देखिए ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मतलब सब लोग इसमें परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, ऐसा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या है परमानेंट मेंबर की। ठीक है, तो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस पहली तो ये मानी जाती है कि जब एक कंट्री परमानेंट मेंबर बनती है ना, डिपिक्ट्स अ कंट्री ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर।
कि आप वर्ल्ड अफेयर में आपका कितना इनपुट है, आप कितना अपना कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड अफेयर में, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में। जैसे इंडिया, बहुत सारे इंडिया से भी पूछा जाता है, जब अभी यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ था कि रशिया और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपका क्या इसमें रोल है, आप क्या मानते हैं कि रशिया ने सही करा या क्या। तो मतलब हम लोग से भी पूछा जाने लगा है कि हम लोग को भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है कि हाँ ठीक है, वर्ल्ड अफेयर में हमारा क्या मतलब, हम लोग की कैसी धारणा है जो भी वर्ल्ड में चल रहा है, और हम लोग कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दूसरा, बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। ये सच बात है कि अगर आपके पास पावर है तो आप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इवेंचुअली बन ही जाते हैं। ठीक है, किसी के पास पावर आती है ना तो उसका नाम ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में कुछ भी चलता है, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया सबसे पहले माइक लेकर पहुंच जाता है कि ठीक है, इन P5 का क्या कहना है इस सिचुएशन पे। कुछ भी होता है, ठीक है, ईरान, सीरिया वगैरह में कहीं भी कुछ चल रहा है, यूक्रेन में, इंटरनेशनल मीडिया का काम है सबसे पहले इन P5 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना कि भाई साहब आप लोगों का क्या इसमें इनपुट है, आप लोग क्या सोचते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा मतलब ऐसी बात है कि आपके पास एक लेजिटिमेसी हो जाती है, पावर आ जाती है, आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फील करते हो। आगे बढ़ते हैं टॉपिक, यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो नाउ व्हाट इज यूनिपोलर। यूनिपोलर का बेसिकली मतलब होता है जहां पे वर्ल्ड मैटर्स पे जो एक पावर का इन्फ्लुएंस होता है, और आपको इस पावर का नाम अच्छे से पता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो देखिए, US stands as only superpower after disintegration of USSR। 1992 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है, यूएसएसआर वहां से बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है, 15 उसके टुकड़े होते हैं उस कंट्री के। तो उसके बाद जो एक सुपर पावर बचती है ना कोल्ड वॉर के बाद, वो बचती है यूएस अकेली। तो इसमें ये कहा गया है, हेंस यूएस पावर कांट बी इजिली चेक्ड, कि मतलब आप सोचिए कि इतने टाइम तक कोल्ड वॉर चला आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और कोल्ड वॉर के बाद यूएस एक ऐसी पावर था जो पूरे वर्ल्ड में अभी भी मतलब तब भी स्टेबल था और अभी तक स्टेब्लिश है। तो उसकी जो पावर्स है ना वो इजिली चेक्ड नहीं हो सकती। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, यूएस इज सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन। यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर। तो मतलब यूएस एक अकेला लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसका, यूएन का। और ऑब्वियसली यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर, जब वो अकेला ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएन में। आपको पता है जो यूएन का पूरा आइडिया था वो किसने दिया था, यूएस प्रेसिडेंट का नाम अगेन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन यूएन प्रेसिडेंट था जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नेम कॉइन करा था और ये टर्म बनाई थी। तो फाइनेंशियल पावर भी बहुत ज्यादा है, अनमैच्ड है, तभी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर किसका है, यूएस का। नाउ दस यूएन डजंट अ ग्रेट बैलेंस टू यूएस, पर इसके बाद भी एक यूएन में ना बैलेंस नहीं बना हुआ यूएस का, क्योंकि पावर सब में इक्वली डिवाइडेड नहीं हो पाई है। यूएन इज इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट वर्ल्ड बी वर्स। देखिए, हम सब जानते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि हमने पढ़े अभी, सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट फिर भी इसके बाद अगर वर्ल्ड में ये चीज नहीं होगी तो वर्ल्ड की हालत क्या होगी, वर्स, इससे भी बदतर होगी। हमने स्टार्टिंग की, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, हमने दो प्रोमिनेंट पर्संस के बारे में जाना था, डैग हेमसगोल्ड और शशि थरूर की क्या राय थी। मुझे पर्सनली शशि थरूर की ये राय अच्छी, बहुत मतलब बहुत अच्छी उनकी स्टेटमेंट लगी कि वो कहते हैं जॉ इज बेटर देन द वॉर, कि मतलब बातों से अगर सॉल्यूशन निकल जाता है तो हमें वॉर की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि वर्ल्ड की सिचुएशन इतनी खराब ना हो, इसलिए यूएन एक इम्परफेक्ट होके भी एक परफेक्ट बॉडी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं भी बहुत सारे इनपुट्स डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर इकट्ठी करती हूँ आप सबको पहुंचाने के लिए, क्योंकि बोर्ड में ऐसा नहीं है कि आपने बस ये पॉइंट्स पढ़ लिए तो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। इसलिए
आप सुन के भी वो चीज ग्रास्प कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है कि उनको सुन के याद हो जाता है ना। तो इसलिए ये वीडियो के साथ मैं मतलब आपको अपनी सारी नॉलेज जितनी भी इस चैप्टर में एड ऑन होके हो सकती है एनसीईआरटी से ही, वो देती रहती हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को बहुत ज्यादा प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्लासमेट्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि इंटरेक्शन बना रहे आपके और मेरे बीच में, कि क्या बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, क्या लोगों के डाउट्स हैं। तो आप भी इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए, और आई होप आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।